आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। आपदा में हिमाचल की मदद के लिए हरियाणा ने हाथ बढ़ाए हैं। वहीं हरियाणा में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी और हर बाढ़ प्रभावित की मदद की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही को देखते हुए मदद के लिए हरियाणा ने हाथ बढ़ाए हैं। नुकसान की भरपाई के लिए कर्मचारी, सामाजिक संस्थाएं और उद्योगपति आगे आ रहे हैं। वहीं अब हरियाणा सरकार ने भी सीएम राहत कोष में 5 करोड़ रुपए दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद ट्वीट करके जानकारी साझा की है। आपको बता दें, कल सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के बातों का खंडन भी किया था और सरकार की तरफ से ये मदद का हाथ बढ़ाया गया है। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि बाढ़ और खनन का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि खनन योजना के अनुसार नदी तलों में वैध खनन से नदियों की जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो सकती है और निचले इलाकों में बाढ़ को रोकने में मदद मिल सकती है, क्योंकि खनन प्रक्रिया में अतिरिक्त जमा गाद को हटा दिया जाता है। उन्होंने हालांकि अपने ट्वीट में लिखा है कि आपदा बताकर नहीं आती। इस आपदा की घड़ी में जिसकी जो मदद कर सकते हैं हम वो करेंगे। बाढ़ से प्रभावित हम भी हैं और हिमाचल भी है। हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार 5 करोड़ की राहत राशि सीएम रिलीफ फंड में सहायता के रूप में दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में भारी तबाही से 8,000 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हो गई है। इससे पहले प्रदेश में ऐसी तबाही कभी नहीं हुई। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई व राहत कार्यों के लिए राहत कोष बनाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर ब्यौरा दिया। सीएम ने कहा कि इस बार बारिश 110 मिलीमीटर की हुई है, जिसमें से यमुनानगर में 122 mm, कुरुक्षेत्र में 308, पंचकुला में 422.8 mm और अम्बाला में 359 mm बारिश हुई। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, जिसमें करीबन 6,000 लोग शामिल हैं। 41 राहत शिविर भी लगाए गए हैं। सीएम ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 1 साल में 2 बार बैठक होती है, जिसमें बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जाता है और उनके संसाधनों पर बातचीत की जाती है। सीएम ने बाढ़ से जान गंवाने वालों के बारे में बात करते हुए कहा कि अब तक 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 लाख की आर्थिक मदद मरने वालों के परिवारों को जल्द रिलीज की जाएगी। वहीं फतेहाबाद व सिरसा अभी भी प्रभावित है, जहाँ काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा पशुओं के लिए शिविर लगाए गए हैं, जहां 50 लाख पशुओं को रखा गया है। सीएम ने कहा कि 125 मकान गिरे हैं और 600 के करीब मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। इस विषय में प्रशासनिक सचिवों को जानकारी भेजी गई है। सड़कों की मदद से एससी को पावर दी गई है। साथ ही इस बाढ़ से 399 प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा, जिसको ठीक करवाने के लिए 90 करोड़ का खर्च लगेगा। जानती हैं, विदित है कि पिछली 11 तारीख को प्रदेश में अचानक जो वर्षा की अधिकता और फिर पहाड़ों से जो पानी आया, एक बाढ़ की स्थिति बनी। लगातार हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बचाव के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पहले दिन से ही एक्टिव हो गया था। पूर्व तैयारियों में वैसे हम बाढ़ राहत की जो हमारे रेगुलर मीटिंग होती हैं बाढ़ के रोकथाम के नाते से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम हर वर्ष 2 बार ये मीटिंग करते हैं, एक बार जनवरी में और एक बार मई में।
जबकि पूर्व के वर्षों में केवल एक बार मई के अंदर मीटिंग होती थी, लेकिन हम उसको पूर्व एक प्रकार से अनुमान के हिसाब से या जहां कहीं पिछले काम करने की आवश्यकता लगती है तो हमने जो शीघ्र जल्दी करने के काम, छोटे काम हैं, आने वाले समय में बाढ़ से प्रभावित वो इलाका ना हो सके तो शॉर्ट टर्म काम वो हम जनवरी में जब शुरू करते हैं मई जून तक पूरे हो जाते हैं। कुछ काम दीर्घकालिक होते हैं, वो फिर अगले वर्ष के अंदर जाकर के पूरे होते हैं। मई में इसका आंकलन भी करते हैं कितने काम हो गए, कितने रह गए। पर्याप्त हमारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन चूंकि पानी जिस कदर और जिस मात्रा में आया उसका अनुमान लगाना कई बार कठिन होता है। अगर मैं आंकड़ों से बताऊं तो 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर और वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर पूरे राज्य की बात बता रहा हूं, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर मैं बात करता हूं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अंबाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिलाकर इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने ही क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया, खास करके यमुना में भी, खास करके मारकंडा में भी, टांगरी में और घग्गर में, और साथ में छोटी नदी है भले सरस्वती, जिसका मात्र 200 क्यूसेक पानी की क्षमता है, वहां भी 2000 क्यूसेक पानी उन दिनों में आया 3 दिन लगातार। तो इस पानी के कारण से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं पंचकुला, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर बताया मैंने, यमुनानगर। तो ये सब 12 जिले, जिसके अंदर कुल मिलाकर जिन गांवों में पानी भरा है बाढ़ का 1353 गांव और 6 एमसीज, जिसमें 3 तो पूर्ण रूप से अंबाला शहर, अंबाला छावनी और बराड़ा, 3 आंशिक रूप से, थोड़ा एरिया पंचकुला का भी एक आध बाढ़ में पानी आया है, कुछ बस्तियों में कुरुक्षेत्र में आया है, कुछ बस्तियों में शाहबाद में आया है। तो उसे 6 म्यूनिसिपैलिटीज भी इससे प्रभावित हुई है। हम लोगों ने बचाव के कार्य के नाते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांवों में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे, जहां एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई, सेना के लोग वहां गए, स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी, सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। कुल मिलाकर 41 राहत शिविर लगाए गए, जिसमें 6629 लोग वहां पहुंचे। कुल आज भी 1774 लोग अभी उन कैंपों में रह रहे हैं, शेष अपने घरों को वापस चले गए हैं। ऐसे सब शिविरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी इलाज के लिए शिविर लगाए। 147 गांव में फॉगिंग कराई गई है, 2500 ओआरएस पैकेट दिए गए हैं, और जिन लोगों का छोटी मोटी बीमारी के कारण से इलाज हुआ, ऐसे 37,500 लोगों का इलाज हुआ। पशुओं के लिए चारा, पानी की आपूर्ति, दवाएं
और जहाँ कहीं शिविर थे उनमें भी ये सारी व्यवस्थाएं हमने सब की। इस चारे पर जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है उसमें से प्रति जानवर 80 रुपया प्रतिदिन और छोटे जानवर के लिए 45 रुपया प्रतिदिन ये राशि भी उनको भेजी गई है ताकि उस खर्च से वो अपना कार्य कर सकें। जहां तक क्षति का अनुमान है, अभी तक आंकड़े निरंतर जुटाए जा रहे हैं, फिर भी मोटे रूप से 35 लोगों की अभी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी मिली है कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस स्थिति में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ही घायलों की संख्या पूरी एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घायल हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सब जिलों में स्थिति तो सामान्य हुई है, पानी उतर गया है, लेकिन अभी 2 जिले इस समय भी प्रभावित है, फतेहाबाद और सिरसा, जहां पानी अभी एक सीमा से अधिक अभी भी चल रहा है, क्योंकि घग्गर के पानी का जितना बहाव राजस्थान की तरफ हो जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। वहां के प्रसिद्ध भी उतरे, आगे जाके नदी नहीं रहती, वो फिर पानी फैलता है और फैलाव के कारण से पानी का जो खिंचाव बनता है आगे की तरफ वो नहीं बना है, धीरे धीरे वो पानी उतर रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में जो पशुओं के भी शिविर हमने लगाए हैं, पशुओं का टीकाकरण ये प्रारंभ हो चुका है। 50 लाख पशुओं को भी टीके लगाए जा चुके हैं ताकि उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। मकान जो अभी तक आंकड़ा मिला है, 125 मकान गिर गए हैं, एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 615 मकानों को आंशिक नुकसान ये पहुंचा है। इस प्रकार से यह आंकड़ा है। पशुओं में लगभग 50 गाय और भैंस, ऐसे ही 50 भेड़ बकरी, 872 सुअर और 2500 मुर्गियां अभी तक रिपोर्ट जो हुई है इनकी डेथ हुई है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी नुकसान हुआ, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, पेयजल योजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, बिजली आपूर्ति, इनके भी जो केंद्र हैं उनके भी नुकसान हुए हैं। उसमें बहाल कार्य, उनकी सारी सर्विसेज को बहाल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को हमने इन सब जिलों में एक्टिव किया है। एक एक हमारे प्रशासनिक सचिव पहले से उन जिलों में जाते हैं, लेकिन इस आपदा के समय सबको निर्देश दिया गया कि इन जिलों में जाकर के इन सब चीजों का ध्यान रखें, डिप्टी कमिश्नर के सहयोग करें और उसमें सारी चीज स्पीडली हो जाए। इनकी मुरम्मत के लिए हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मुरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड करेंगे और वहां भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। जो अनुमान अभी तक आया है नुकसान का, जैसे खास करके जो हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लाइनिंग, बांध, नदियों के किनारों के कटाव, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 399 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये नुकसान हुआ है और अभी जो उसका अनुमान लगा है कि 90 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। 1142 किलोमीटर लंबी 996 सड़कें ऐसे हैं जो तुरंत जिसकी मुरम्मत की आवश्यकता रहेगी, कहीं उसको नया बनाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। 230 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए भी लगेगा। बारिश और बाढ़ से राज्य में 3,369 खंभे बिजली के वो या टेढ़े हो गए हैं या गिर गए हैं। 1477 ट्रांसफार्मर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर रहते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सब क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर भी विभाग का अनुमान है कि 22 करोड़ 8 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। सरकारी पशु औषधालय और पशु चिकित्सालय ये भी लगभग 1.25 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। हमने प्रारंभ में ही सभी डिप्टी कमिश्नर्स को एक प्रारंभिक राशि भेजी थी ताकि उनको अकस्मात कोई आवश्यकता पड़ती है उसमें वो खर्च कर सकते हैं। उनको लगभग 4 करोड़ रुपया हमने 4.5 करोड़ रुपया भेजा था, उनके डिस्पोजल पर रखा था।
ताकि इमीडिएट कोई भी अरेंजमेंट का आवश्यकता हो उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद भी सभी उपायुक्तों को जो भी इस प्रकार की हानि है, नुकसान है, उसके लिए पावर्स डेलीगेट की गई हैं। पहले ये पावर्स बहुत कम होती थी, सिर्फ 20,000 रुपये डिप्टी कमिश्नर की पावर होती थी, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। तो हमारे एफसीएल साहब ने इनके पास जो पावर्स थी सभी डिप्टी कमिश्नर को डेलीगेट की है और जितना वो मुआवजा तुरंत आवश्यकता हो वो दे सकते हैं। वैसे हमने उसके लिए अभी जिनका मुआवजा इन सारे विषयों को लेकर, चाहे मकान है अथवा कोई और नुकसान हुआ है, पशुओं की डेथ हुई है या कोई घायल हुए हैं, जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। लोगों से हमने अपील की है कि सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। खास करके बीमारियां फैलने का जो डर होता है उसमें सबसे पहला तो स्वच्छता, फिर हाइजीन, पानी है उसको उबाल कर पिएं। छोटी मोटी तकलीफ होती है तो तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के उसको डॉक्टर को दिखा करके उसमें इलाज के लिए आगे बढ़ें। मेडिकल कैंप्स स्वास्थ्य विभाग जगह जगह लगा रहे हैं। जहां गांव में प्रभावित हुए हैं, जो गांव 578 गांव ऐसे हैं जहां पानी भरा ज्यादा और वो निकलने में भी थोड़ा सा देरी लगी है, उसके अंदर वैसे तो 380 गांव ऐसे जिसके अंदर पानी रिसीड होना शुरू हो गया, तो भी उसमें 200 गांव ऐसे हैं जिसमें धीरे धीरे पानी अब घटना आगे शुरू हो जाएगा, वर्षा अगर नहीं आती है तो। शहरों में भी 33 वार्ड हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 23 वार्ड में से पानी निकल गया है, 10 वार्ड ऐसे जो अभी भी पानी है। मेडिकल कैंप्स अभी तक जो लगाए गए हैं, 2878 कैंप लगाए हैं। कहीं बुखार की शिकायतें हैं, कहीं गैस्ट्रोएंटराइटिस इसकी शिकायतें हैं, सांप के काटने की भी शिकायतें मिली हैं 38, लेकिन उसका इलाज हो गया है, हो रहा है। कोई सांप के काटने से मरने का तो कोई समाचार नहीं है अभी। स्किन डिजीज के पेशेंट भी काफी आए हैं, 5,500 लगभग। हेल्थ डिपार्टमेंट हर एक जिले के हिसाब से संबंधित गांव में एक्टिव हैं हमारे लिए। कुल मिलाकर के मित्रों, जितने विषय ध्यान में थे, अभी हमारे डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया। ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, जहां टूट गए हैं उनको भी, नदियों के तटबंध मजबूत करना, जल निकासी की मशीनरी, पंप सेट, पाइपलाइन, नाव आदि, ये सब अभी भी इंटैक्ट हैं। और जैसा मैंने बताया, फतेहाबाद और सिरसा जिला, उनकी आवश्यकता जो अभी भी है उसको पूरा किया जा रहा है। मनोहर लाल ने ये भी सुझाव दिया कि नहरों से खनन और अतिरिक्त सिल्ट को हटाया जाना चाहिए ताकि नहरों की तलहटी में उनकी जल क्षमता भी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि जनवरी में हुई बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान बाढ़ राहत कार्यों से निपटने के लिए 930 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की तरफ से हिमाचल को राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री आश्वस्त करवाना चाह रहे हैं कि किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा सीएम ये भी कहते हुए नजर आए, बाढ़ ग्रसित इलाकों में हम जनता के साथ खड़े हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। हर किसी को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश है। इधर शिक्षक तबादला नीति को लेकर सीएम मनोहर लाल ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नई तबादला नीति में पहले से चल रहे जोन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर शिक्षकों को ब्लॉक वाइज स्कूल चुनने का भी विकल्प दिया जाएगा। शिक्षक तबादला नीति के नए ड्राफ्ट पर सीएम ने मुहर लगा दी है। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए शिक्षक तबादला नीति के नए ड्राफ्ट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मुहर लगा दी। कुछ संशोधन के बाद अब नई शिक्षक तबादला नीति के तहत ही करीब 70,000 अध्यापकों के तबादले होंगे। नई शिक्षा नीति को आगामी सप्ताह में मंत्रिमंडल की बैठक में पास कराया जाएगा। इसके बाद अगस्त माह में तबादला ड्राइव को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। खास बात यह है कि नई तबादला नीति में पहले से चल रहे जोन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर शिक्षकों को ब्लॉक वाइज स्कूल चुनने का विकल्प दिया जाएगा। पंचायती राज सिस्टम के तहत ही अगस्त माह शिक्षा विभाग में कुल 144 शिक्षा ब्लॉक होंगे। नीति के तहत एक शिक्षक एक स्कूल में 5 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकेगा, जबकि पहले शिक्षक 5 साल के बाद एक जोन में नहीं रह सकता था और कुल 7 जोन थे। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई माह में नई तबादला नीति पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। जुलाई माह के अंत तक तबादला ड्राइव शुरू किया जाएगा और हर हाल में अगस्त माह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि पहले सीएमओ की ओर से नई नीति पर आपत्ति जताई गई थी और कुछ सुझाव दिए गए थे। अब विभाग ने आपत्तियों को दूर कर लिया है और नए सुझावों को इसमें शामिल कर लिया है। नई नीति में एक और अहम संशोधन किया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन पूरे राज्य के हिसाब से नहीं बल्कि ब्लॉक के हिसाब से होगा। इसके तहत ब्लॉक में आवेदन के हिसाब से शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। इससे पहले नीति में प्रावधान था कि पदों से ज्यादा आवेदन आने के बाद उनको दूसरे जिलों में दूर तबादला कर दिया जाता था। सरकार का तर्क है कि इसमें शिक्षकों का संतुष्टि प्रतिशत बढ़ेगा। गौरतलब है कि विभाग की ओर से पहले ही ट्रायल के तौर पर अध्यापकों से 10-10 ब्लॉक का विकल्प देकर विकल्प भरवाए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार की ओर से अध्यापकों के लिए सबसे पहले साल 2016 में ये तबादला नीति लाई गई थी। इसमें कई खामियां सामने आई थी। विभाग को गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा कई जिलों में जोन को लेकर दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा हर बार तबादला ड्राइव में खामियों को लेकर अध्यापक आंदोलन करते रहे हैं। तमाम संगठनों के साथ बैठक करने और आए सुझाव के बाद सरकार ने शिक्षक तबादला नीति में संशोधन किया है। नई नीति के तहत एक शिक्षक को 3 ब्लॉक चुनने का विकल्प दिया जाएगा। उसी आधार पर उसका तबादला किया जाएगा। इनमें उन अतिथि अध्यापकों को शामिल किया जाएगा जिनके तबादले पिछली बार काफी दूर हो गए थे। सितंबर 2022 में 36,000 अध्यापकों के हुए तबादले। इनमें 30,367 नियमित शिक्षक हैं और 5,241 अतिथि शिक्षक शामिल थे। तबादला नीति में उन अध्यापकों के तबादले होने हैं जो एक स्थान पर 5 साल से ज्यादा बैठे हैं या फिर जो अध्यापक अपने तबादलों के इच्छुक हैं। तबादला ड्राइव में पीजीटी, टीजीटी, सीएनवी, जेबीटी समेत अन्य अध्यापकों के तबादले होने हैं। सीएम मनोहर लाल ने शिक्षकों के हित में ये फैसला लिया है। कई शिक्षक अपना तबादला चाह रहे हैं जिनका तबादला काफी समय से अटका पड़ा है, तो ऐसे में उन शिक्षकों को भी राहत मिल सकती है। जो अध्यापक अपना तबादला चाहते हैं उन्हें भी राहत मिल सकती है। चलो इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।